वीके हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का विषय है क्वाड समिट। भारत ने क्वाड समूह में सदस्यता हासिल करके चीन को उसकी औकातियात दिलाई है। चीन उस क्षेत्र को एशिया प्रशांत क्षेत्र कहता है। वह हिंदी प्रशांत की अवधारणा विरोधी है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के क्वाड समूह को चीन की इस चालबाजी से बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि चीन अपनी सैन्य ताकत इस्तेमाल करके अपने सारे काले कारनामे यही से करता है। चीन इस क्षेत्र को अपना बताता है। इस क्षेत्र में चीन अपने सभी गैर कानूनी काले काम करता है। उस क्षेत्र को बचाने के लिए क्वाड समूह की ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण थी। पाकिस्तान के पत्रकारों की इस पर क्या राय है, ये हम जानते हैं। वीडियो को पूरा देखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। एंटी वेस्ट पोजीशन ली जा रही है दैट ब्रिंग्स इंडियाज ओन वैल्यूज। वो कहते हैं वी इंडियंस आर मोर इम्पोर्टेंट, वी आर ब्राउन स्किन बट वी विल नॉट बी इंटिमिडेटेड बाय द वेस्ट, बाय द व्हाइट एनीमोर। इनफ इज इनफ। क्वाड मीटिंग जो है वो हो रही है, और वो हो रही है जापान में, जिसमें सारे क्वाड पार्टनर जो हैं वो मिल रहे हैं 24 मई से। यह जो है वो जारी बात है, वो एक ऐसा पार्टनर है वेस्ट का और वेस्टर्न वर्ल्ड का, जो कि बेसिकली जिसको नया मेन स्ट्रीम किया जा रहा है। बहुत सारे जो ममालिक हैं, वेस्ट रीड नहीं कर पा रहा इंडिया को, और वो रीड इसलिए नहीं कर पा रहा बिकॉज नॉर्मली दे हैव नॉट अंडरस्टूड इंडिया फॉर सो मेनी रीजंस, फॉर वन वे और दी अदर। वो इसलिए नहीं रीड कर पाया बिकॉज वो समझते रहे हैं कि इंडिया जो है वो उसका वो स्टेटस नहीं था, क्योंकि इंडिया उतना इकोनॉमिकली इंगेज नहीं था। इंडिया जो है वो उसका एक ग्लोबल एक इम्पैक्ट नहीं था, जो कि ऑब्वियसली अभी तो वो है एक इम्पैक्ट, और वो सारी दुनिया वो समझ रही है कि ये इम्पैक्ट जो है वो बढ़ रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो इंडिया जो है वो वेस्ट के साथ उन वैल्यूज पे नहीं चलना चाहता जो वेस्ट उन्हें सेल कर रहा है। वो कौन सी वैल्यूज हैं? वो इंडिया जो है वो एक और फ्रेमवर्क में चलना चाहता है। इंडिया जो है उसको वेस्ट कह रहा है कि कॉमन वैल्यूज पे आओ। कॉमन वैल्यूज क्या हैं? आओ अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ लड़ें, और डिक्टेटर्स के खिलाफ लड़ें, और डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ मीडिया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ह्यूमन राइट्स की बात करें। इंडिया कहता है ये मैं सारी चीजें करूंगा, लेकिन अपने एक सोशो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के हिसाब से करूंगा, मैं डिक्टेटेड एनवायरनमेंट में नहीं करूंगा। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको समझने की जरूरत है। सो इंडिया ने इसी वजह से जो रशियन इन्वेजन है यूक्रेन में, उसमें अब्सटेन किया और उसको कंडेम भी नहीं किया। और इंडिया जो है वो कह रहा है कि आप हमारी न्यूट्रलिटी जो यूक्रेन पे है उसको समझें। ये इंडिया का कॉन्टिन्यूसली एक स्टेटस आ रहा है। और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं कि इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहता है, लेकिन इंडिया वैल्यूज नहीं चाहता। वो वैल्यूज नहीं चाहता जिसकी बेस के ऊपर अमेरिका और यूरोप कनेक्टेड था। इंडिया कहता है ये जो मेरी वैल्यूज हैं, दे विल गो विद माय नेशनल इंटरेस्ट, विद माय पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, विद माय पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, एंड विद माय जो सोशो पॉलिटिकल कल्चरल जो उनकी वैल्यूज हैं और जो हिस्ट्री है उसको मद्देनजर रखते हुए। दोस्तों, जब भी फॉरेन पॉलिसी बनती है ना, तो कहते हैं कि देयर आर ऑलवेज सम कॉर्नरस्टोन इन अ फॉरेन पॉलिसी, जिसे हम बेसिकली जो स्टूडेंट्स फॉरेन पॉलिसी को समझते हैं उनको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स क्या है। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स, व्हाट इज केप्ट इन माइंड व्हाइल मेकिंग अ फॉरेन पॉलिसी। फॉर इंस्टेंस, पाकिस्तान के केस में और इंडिया के केस में अगर आपने फॉरेन पॉलिसी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है कि किन बेसिस के ऊपर फॉरेन पॉलिसी बनती है, तो आप कहेंगे यार पाकिस्तान के केस में जी आपकी हिस्ट्री है, आपकी ज्योग्राफी है। रशिया और अमेरिका के बीच में जो है कुछ सैंडविच बनता हुआ नजर आ रहा है भारत। आरजू जी, पहले इसमें समझने का विषय ये है कि ये जो समिट हो रहा है ऑन टाइम हो रहा है, ऑन शेड्यूल हो रहा है, और इसके आसपास कोई फॉल्ट लाइंस अभी दिख नहीं रही है। अगर फॉल्ट लाइंस होती है जियोपॉलिटिक्स में तो डिले होता है, या कोई बहुत बड़ा लीडर बैकआउट करता है, कहता है नहीं ठीक है समिट को वर्चुअल कर दो, या कुछ ऐसी चीजें आपको दिखने लगती, कुछ एक दो चीजें डिप्लोमेटिक सर्कल्स में चलने लगती है। मतलब ना वो जिन्हें हम इंजीनियर्ड लीक्स कहते हैं, इंजीनियर्ड लीक्स के मतलब हम इस पे खुश नहीं, हम उस पर खुश नहीं, बट बताएंगे नहीं, बट अनऑफिशियली है। ऐसी कोई खबर, ऐसी कोई घटना है नहीं। और जापान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने मोदी जी को बोला, उनके इनविटेशन पे गए। जो बाइडेन साहब ऑलरेडी वहां पहुंच रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया में नए प्राइम मिनिस्टर साहब एंथनी साहब, ही हैज बीन सिलेक्टेड टुडे, सो इट विल नॉट बी स्कॉट मॉरिसन, इट विल बी मिस्टर एंथनी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। जो नए प्राइम मिनिस्टर है वो क्वाड में रिप्रेजेंट करेंगे, और वो पहला उनका इंटरनेशनल दौरा होगा। और अभी आप तो जानते हो कि जो बाइडेन साहब पिछले 2 दिन में से साउथ कोरिया में, उन्होंने साउथ कोरिया में कुछ फॉरवर्ड मिलिट्री बेसिस भी देखी, और उन्होंने ये भी बोला कि भाई यहाँ हमें ज्यादा रिसोर्सेज और ट्रूप्स डिप्लॉय करने की जरूरत है। और एक ये भी चीज हुई थी कि अगर
मतलब कभी भगवान न करे अगर एक न्यूक्लियर युद्ध होता है साउथ नॉर्थ कोरिया का, उसके संदर्भ में भी, उसके इन दैट कंटेक्स्ट ऑल्सो मिलिट्री एक्सरसाइजेस वगैरह कर रहे हैं। तो अब वहां से जो बाइडेन साहब आएंगे जापान, और जापान में जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो पैसिफिक फ्लीट है यूएस की, दैट इज स्टेशन आउट ऑफ जापान। तो जापान उनके लिए बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक, मैं फ्रंटियर कंट्री बोलूंगा इसको जियोपॉलिटिक्स में, फ्रंटियर कंट्री है फॉर गार्डिंग देयर इंटरेस्ट इन साउथ पैसिफिक। साउथ पैसिफिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जापान। इनफैक्ट जो यूनाइटेड एयरलाइंस है उसका जो राउटिंग बेस है या राउटिंग हब है वो नरेता टोक्यो है, जबकि लॉजिकली सिंगापुर या मलेशिया होना चाहिए था अगर आप ज्योग्राफी के हिसाब से देखें। बट जापान इतना स्ट्रेटेजिक है तो इसलिए वहां भी उनको भी यूनाइटेड भी नरेटा से ही ऑपरेट करती है एशिया में। तो अब कहने का मतलब है दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जापान। अब कोरिया की बात होगी, अब ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। जापान खुद डिपेंडेंट है अमेरिका पे अपनी सुरक्षा को लेके, दीजिए जा रहे हैं। जो दोनों चीजें जो चार्टर पे हैं वो है कि भाई एक तो हमने लास्ट टाइम बात की थी क्लाइमेट को लेके, क्लाइमेट चार्टर पे है, वैक्सीन पे कॉपरेशन चार्टर पे है, एक सोशल कल्चरल टाइज, इकोनॉमिक टाइज। अब एक नई चीज जो आई है कि भाई एक जॉइंट फोर्स बनाया जाएगा, एक जॉइंट डॉक्ट्रिन बनाया जाएगा जिसमें एक मैरीटाइम टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी जिसमें ये पता लगेगा फिशिंग, इलीगल फिशिंग, ये चाइनीज ट्रॉलर वगैरह बहुत करते हैं, इस पे रोक लगाई जाए। और एक इकोनॉमिक फोरम बनाने की भी बात हो रही है। इकोनॉमिक फोरम में क्या है कि जी जितनी भी इस क्षेत्र की कंट्रियां हैं, क्या कैसे करके इनकी इकोनॉमीज को, इनके सप्लाई चेन्स को, देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज दो है, इनकी इकोनॉमीज, इनके सप्लाई चेन्स, और इनको इस क्वाड में इंटीग्रेट किया जाए। क्वाड में लाएंगे नहीं उनको, बट उनकी इकोनॉमी जो सप्लाई चेन्स के लिए क्या चीजें की जाए। अब क्वाड में एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय फूड सिक्योरिटी। इंडिया ने अभी जो टेम्परेली अपना वीट एक्सपोर्ट है कुछ दिनों के लिए हॉल्ट कर दिया है। अब आप तो ये जानते हो कि पीछे 30% दुनिया का वीट रशिया और यूक्रेन से आता, 9% दुनिया का फर्टिलाइजर रशिया और यूक्रेन से आता था। इनफैक्ट यूक्रेन वाज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वीट। अब यहाँ परिस्थिति ये हो गई आजू जी, रशिया यूक्रेन लड़ाई में काफी कंट्रियों में फेमिन की परिस्थिति आ गई है। अब इंडिया के पास जो वीट है जितना हमें चाहिए उससे कहीं गुना ज्यादा है। मान लीजिए अगर हमें 7 लाख टन चाहिए तो हमारे पास 100 लाख टन से ज्यादा पड़ा है। तो हम वीट दे सकते हैं, पर कुछ इंटरनेशनल नॉर्म्स है, कुछ WTO के नॉर्म्स है, कुछ ओपन मार्केट इकोनॉमीज अभी उसको वो चल रही है। बट हमने ये कमिट किया कि भाई हम वीट देंगे वंस दीस थिंग्स आर सेटल्ड। जो वीट बैन है ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। बाय द टाइम दीस थिंग्स, ये जो न्यूएंसेस है, जो एग्रीमेंट्स है वगैरह, इनको देखते हुए, और हमने ये भी बोला भाई जो पैसे दे सकता दे, जो नहीं दे सकता वी आर इवन रेडी टू गिव एड, कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि हमारे पास पड़ा है।